हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हाल? लास्ट क्लास में हम लोगों ने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जो भी अलाइक ऑब्जेक्ट्स के अरेंजमेंट्स है उसको देख रहे थे, ठीक है ना। और तो हम लोगों ने परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स में इसमें मैंने दो तरह की बात बोली थी, टेकन ऑल एट ए टाइम। परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम के बारे में बात हुई थी, जो कि हम लोग अभी कर रहे थे थोड़ी देर पहले, मतलब लास्ट लेक्चर था। और फिर ये टेकन सम एट ए टाइम, मतलब अभी भी हम लोग अरेंजमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है जितने भी दिए हुए हैं उसमें से कुछ को एट ए टाइम साथ में लेकर, उसमें से कुछ को एट ए टाइम साथ में लेकर इस तरह का हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो परम्यूटेशन, तो अब जो हम लोग देख रहे हैं दैट इज एग्जांपल्स ऑन एग्जांपल्स ऑन परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स टेकन सम एट ए टाइम। तो लिख लीजिए परम्यूटेशन ऑफ एग्जांपल्स ऑफ परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स टेकन सम एट ए टाइम, मतलब कुछ को एट ए टाइम लेके अरेंज कर रहे होंगे, ठीक है। तो ऑफ कोर्स हम लोग एग्जांपल के थ्रू ही प्रोसीड करना चाहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन यू कैन स्टार्ट राइटिंग। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ, मैं डिक्टेट कर दे रहा हूँ, आप लोग लिखते जाइए। फाइंड द नंबर ऑफ, find the number of five lettered word find the number of five lettered word find the number of five lettered word which can be formed find the number of five lettered word which can be formed using the letters of the word independence. Find the number of five lettered word which can be formed using the letters of the word independence. Using the letters of the word independence. तो इससे हमें कितने लेटर का वर्ड बनाना है? 5 लेटर का वर्ड है, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि जैसे मान लीजिए कि कोई बोलेगी सर अब आप सॉल्व कीजिए खुद से और फिर देखिए, तो ये थोड़ा सा मेहनती टाइप के सवालों में आता है, ठीक है ना। हम लोग को 5 लेटर का वर्ड बनाना है। कोई बोले कि सर जैसे इसमें आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 में से हम लोगों ने अल्फ़ाबेट्स में से 5 अल्फ़ाबेट ले लिया सर। 12C5 इंटू 5 फैक्टर। तो इस तरह की बातें आपको समझ में आ रही है कि निरर्थक होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि हम लोग को पता नहीं है पहली चीज़, ऐसा हमें तो पता है कि इसमें बहुत सारे अलाइक हैं। तो ये जो 12C5 आप कर रहे हो तो डेफिनेटली दिस इज़ रॉन्ग। क्यों? क्योंकि 12 डिफरेंट में से 5 को सेलेक्ट करने का तरीका ना 12C5 है। समझ रही बात? और ये जो 5 फैक्टोरियल है इसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि हमें थोड़ी पता है कि जो 5 के सिलेक्शन में पाँचों के पाँचों 5 में से हो सकता है 4 अलाइक हो, एक डिफरेंट हो, मतलब उस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो हम लोग बोले कि दिस इज़ टोटली रॉन्ग। तो फिर अब इसमें करें क्या? तो हम लोग बोले कि इसमें सबसे पहली चीज़ क्या करनी पड़ेंगे, आपको देखना पड़ेगा कि 5 लेटर का जो सिलेक्शन है किस किस तरीके से कर, क्योंकि मैं हर बार यही सिखलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले सिलेक्शन फिर अरेंजमेंट हर बार। तो यहाँ पे भी हमें सबसे पहले वो ग्रुप सेलेक्ट करने पड़ेंगे, 5 5 के ग्रुप सेलेक्ट करने पड़ेंगे। जब वो 5 5 के ग्रुप सेलेक्ट करोगे तो फिर अपन अरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले तो हम काउंटिंग कर लेते हैं कि कौन सा कितनी बार आया है। जैसे अगर कोई पूछे आई कितनी बार आया, तो आई थिंक एक बार आया है। टोटल 12 है अल्फ़ाबेट, ध्यान रखिएगा। एन कितनी बार आया है? 2 बार आया। फिर बात करें साहब डी कितनी बार आया? 2 बार आया। पी कितनी बार आया? इन डीप एंड इंस, 1 बार।
ई कितनी बार आया? 4 बार आया। और क्या बच गया? आई हो गया, एन हो गया, डी हो गया, ई हो गया, पी ले लिया ना, एन भी है ना शायद, एक एन, तो एन 2 बार आ गया। 4 नहीं, एन तो लिख ही दिया ना मैंने। ये क्या हो रहा है? कौन सा बच गया रे? 4 2 6 1 7 8 9 1 10 12 थे ना टोटल। एन कितनी बार? अच्छा, एन 3 बार आया दोस्त, सॉरी। 4 3 7 1 8 2 10 1 11, अभी कुछ लफड़ा है। आई कितनी बार आया? एक ही बार आया ना भाई। तीन ही है, ठीक है। सी भी तो है ना, सी लिखा ही नहीं मैंने, तुम लोगों ने बोला भी नहीं, बताओ। एक ही बार आया। अब सही है मेरे ख्याल से। ये टोटल मेरे ख्याल से अल्फ़ाबेट्स हैं, देख लीजिए आप एक बार ध्यान से। डी 2 बार, हाँ जी, देख लेना। अब इसमें अगर मिस्टेक हो गई हो तो आगे सब गलत हो जाएंगे। बाकी मुझे लग रहा है चाहते चाहते काट दो, सही ठीक ही होगा शायद। सी तो दिख ही रहा है, अब नहीं दिखता तो लगा। तो सबसे पहले हमें क्या है ना, कैटेगरी बनानी पड़ेगी भाई साहब। तो ले कैटेगरी कैसे बना सकते हैं? तो हम लोग बोलेंगे कैटेगरी बना के दिखाते हैं। कैटेगरी मतलब हमें सोचना पड़ेगा कि कौन कितनी बार आ रहा है, उसके हिसाब से कैटेगरी बनानी पड़ेगी। और फाइनली हम लोग सबका क्या कर देंगे, अरेंजमेंट कर देंगे। देखिए, तो हम लोग सबसे ऊपर तो क्या लिख रहे हैं, पहले तो हम ऐसी कैटेगरी कैटेगरी लिख देते हैं, वर्ड ही कैटेगरी यूज़ कर लेते हैं। कैटेगरी में ऐसा हो सकता है, सोचना ध्यान से, कैसा हो सकता है कि ऐसे इस केस में पॉसिबल नहीं है, हमें 5 लेटर के वर्ड बनाने हैं फ्रॉम इंडिपेंडेंस, तो पाँचों के पाँचों अलाइक हो, क्योंकि पाँचों के पाँचों अलाइक तो पॉसिबल ही नहीं ना, क्योंकि मैक्सिमम अलाइक 4 हो सकते हैं। जैसे एक बन सकता है ना 5 लेटर का वर्ड, ई 4 हो और फिर एक सी हो, ऐसा बन सकता है ना। कोई बोले कि पाँचों के पाँचों अलाइक लेटर वाले वर्ड बन जाए, तो बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम अलाइक प्रोवाइड करने वाले 4 है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 4 अलाइक प्लस 1 डिफरेंट। पहले ये कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ऐसे कितनी कैटेगरीज बनेंगी, 4 अलाइक और फिर एक कैसा हो, डिफरेंट। दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं, 3 अलाइक प्लस 2 डिफरेंट। डिफरेंट मतलब ये दोनों अलग हो, और ऑफकोर्स 3 अलाइक से तो डिफरेंट हुई। फिर एक कैटेगरी में सोच सकता हूँ कि 3 अलाइक प्लस 2 अदर अलाइक, बिल्कुल मजदूरी है। 2 अदर अलाइक मतलब 3 अलाइक हो, जैसे 3 ई हो फिर 2 एन हो मान लो, नहीं तो ये भी तो हो गया ना, 3 ई और 2 एन। 3 अलाइक 2 डिफरेंट का मतलब क्या हो गया, 3 ई हो, एक एन हो, एक पी हो, ऐसा कुछ, या 3 ई हो, एक आई हो, एक सी हो, ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो 4 अलाइक 1 डिफरेंट आपको समझ में आ गया, 3 अलाइक 2 डिफरेंट, 3 अलाइक 2 अदर अलाइक। फिर हो सकता है 2 अलाइक और प्लस 3 डिफरेंट हो, मतलब 2 अलाइक मतलब मान लो कि 2 एन हो, एन एन और डी पी सी हो, तो ऐसे भी बन सकते हैं, ठीक है ना। फिर एक और बन सकता है क्या, 2 अलाइक प्लस 2 अदर अलाइक प्लस 1 डिफरेंट। फिर एक केस लास्ट क्या हो सकता है, ऑल डिफरेंट। ये भी आपको समझ में आता होगा बात। जैसे एक हो आई हो, एक डी हो, एक पी हो, एक सी हो, एक एन हो, समझ में, आई डी पी सी एन, इस तरीके से देख लीजिए एक बार आप, अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर अपन बात करेंगे आगे। अब हम सबसे पहले इनके सिलेक्शंस करेंगे कि ये ग्रुप कैसे सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है।
तो हम इधर लिख देते हैं सिलेक्शंस, और फिर हमें तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट बतलाने हैं टोटल। कभी कभी सिर्फ सिलेक्शन पे ही क्वेश्चन का पूर्ण विराम लग जाता है, क्योंकि क्वेश्चन ही रहता है सिर्फ सेलेक्ट करके बतला दो। और फिर फाइनली हम जाएंगे किस पे, अरेंजमेंट पे जाएंगे, ठीक है ना। तो वी विल स्टार्ट फॉर सिलेक्शन, जैसे 4 अलाइक 1 डिफरेंट। तो दिस इज़ नॉट क्वाइट डिफिकल्ट, ये बहुत सिंपल है अगर आप सीखना चाहें तो। पहली चीज़ समझिएगा, हम ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, इस ग्रुप से कितने भी नंबर ऑफ ई, जैसे मान लो चारों ई सेम है, तो अगर कोई बोले इससे 2 ई निकालने के तरीके, एक ही होगा, 2 ई निकाल लो। 4 ई है, इसमें से मैं पूछूं कि 2 ई सेलेक्ट करने के तरीके बतलाओ दोस्त, समझ रहे हो। मैंने बोला 4 ई है, इसमें से 2 ई कितनी तरीके सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये 2 ले लो, ये 2 ले लो, ये 2 ले लो, कोई भी 2 ले लो, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। तो एक ही तरीका हो। इसमें से 3 ई लेने का तरीका एक ही तरीका हो, कोई भी 3 ई उठा लो, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, और ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद उसमें से जितने नंबर ऑफ डिजायर्ड अल्फ़ाबेट्स निकालने उसका तरीका एक ही होगा, ठीक है ना। जैसे 4 अलाइक, तो 4 अलाइक का ग्रुप प्रोवाइडर सिर्फ एक ही है, तो हम लोगों ने इस ग्रुप को पकड़ लिया। ग्रुप पकड़ेंगे ध्यान से, तो जैसे ही मैंने ग्रुप पकड़ा तो अब मैं इसके हिसाब से 4 ई लूंगा, और 4 ई लेने का तरीका एक ही है, ठीक है ना, एक डिफरेंट। तो हमने 4 ग्रुप वाला प्रोवाइडर तो ले लिया 4 अलाइक, और एक डिफरेंट लेना है, तो एक डिफरेंट किससे ले सकते हैं, डी से, पी से, सी से, एन से, आई से। तो हम फिर से ग्रुप पकड़ेंगे कि हम लोगों ने कि आई का ग्रुप पकड़ लिया, लेंगे एक ही, एन का ग्रुप पकड़ लिया, लेंगे एक ही, क्यों, क्योंकि हमें 1 डिफरेंट लेना है। 4 अलाइक वाला तो ले ही लिया। अब हम लोग बोल सकते हैं कि 5 ग्रुप्स बच गए, तो 5C1 से एक ग्रुप पकड़ लिया। मान लो 5C1 से पकड़ा हो, डी आ गया हो ग्रुप में, लेकिन लेंगे उससे एक ही, उससे दोनों नहीं लेना है, क्योंकि हम इसके हिसाब से चलेंगे, कैटेगरी के हिसाब से चलेंगे। तो 5C1 और उसमें से एक चीज़ निकालने का तरीका एक ही होने वाला है, ठीक है। तो ये सिलेक्शन हो गया। अब क्या है कि अब अरेंजमेंट आपके लिए कूल हो गया। अब बोलोगे कैसे कूल हो गया सर, हो गया ना कूल। अब सीधा 4 अलाइक एक डिफरेंट का अरेंजमेंट, 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, एंड दैट इज गोइंग टू बी 5 × 5 कितना, 25। इजी हो गया ना। देखो अब जैसे कोई बोले 3 अलाइक प्लस 2 डिफरेंट, तो हम बोले ये मक्खन। अब 3 अलाइक कैसे ले सकते हैं, 3 अलाइक लेने के 2 ग्रुप हैं जैसे ई का भी ग्रुप है और एन का भी ग्रुप है, तो अब हम लोग बोले 3 अलाइक ग्रुप प्रोवाइडर 2 हैं, तो 2C1। अब 2C1 के बाद 2 डिफरेंट के लिए जैसे बच्चे क्या करते हैं, जनरली क्या करते हैं कि अच्छा एन और ई में से कोई एक ग्रुप ले लिया, और हमने उसमें से कितने निकालने होंगे, 3। जैसे मान लो ई का ग्रुप ले लिया तो 3 ई ही निकालेंगे, 4 नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसके हिसाब चलना है, और 3 ई निकालने का भी तरीका एक ही होगा। तो 2C1 से कर लिया। अब बच्चे क्या करते हैं, 2 डिफरेंट के लिए सिर्फ ये 4 ग्रुप ही कंसिडर करते हैं। भाई आप सोचो ना, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है कि इन दोनों में से एक सेलेक्ट किया तो एक रिजेक्ट भी हो गया ना। मान लो कि मतलब 2C1 से एन सेलेक्ट हो गया, तो 3 एन आ गए आपके। अब जो 2 डिफरेंट है उसमें से हम ऐसा भी तो सोच सकते हैं ना कि एक ई ले लें, एक सी ले लें, कोई दिक्कत थोड़ी है, ये भी तो उसी क्लास को होगा ना। लेकिन अगर मान लीजिए आपने इधर से 2C1 करने के बाद सिर्फ 1 2 3 4 से ही 2 डिफरेंट वाला सेलेक्ट किया, तो फिर ये वाला जो है ई, ये तो नहीं आएगा ना। या फिर मान लीजिए कि आपने 3 अलाइक वाले ग्रुप में ई को पकड़ लिया और उससे 3 ई ले लिया। अब ध्यान रखना एन रिजेक्ट हो चुका है। अब आपने मान लो एन के अलावा जो 4 हैं उनमें से ही ये 2 डिफरेंट का जुगाड़ किया, तो आप या तो डीपी लीजिएगा, पीसी लीजिएगा, सीआई लीजिएगा, आईडी लीजिएगा, ऐसे कुछ लीजिएगा, लेकिन आप कभी भी एनआई, एनडी, एनपी, एनसी तो नहीं ले पाएंगे ना, तो कुल मिला के गलत हो जाएगा। तो यानी 2C1 से जैसे ही हमने 2 में से एक को सेलेक्ट कर लिया, इधर एन और ई, एक रिजेक्ट हो गया। अब ये 2 डिफरेंट के लिए वो भी एलिजिबल है जो रिजेक्ट हुआ है, और साथ ही साथ जो बचे हुए हैं वो तो एलिजिबल हैं ही आपके हिसाब से। तो 2C1 से एक कोई सेलेक्ट हो गया, एन और ई में से मान लो एन सेलेक्ट हो गया, तो ई रिजेक्ट हो गया। अब ई, सी, पी, डी, आई 5 हैं। अब इन 5 में से कोई 2 ग्रुप सेलेक्ट कर लो, 5 में से कोई 2 ग्रुप सेलेक्ट कर लो। मान लो ई और सी सेलेक्ट हो गया, दोनों से एक एक निकालेंगे। कितनी तरीके से, एक तरीके से। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। इतना एक्सप्लेनेशन के बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कॉपी पेन चलाइए, देखिए कि क्या किया जा रहा है। जब उस वर्क को कीजिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है ना। बाकी आप पूछते रहिए 10 जगह, उससे कुछ नहीं होने वाला। अब इसके आगे मेहनत ही करना पड़ेगा आपको खुद से। इधर अब क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल और 3 अलाइक के हिसाब से 3 फैक्टोरियल। समझ गए बात।
अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से तो 10 दूनी 20, अब मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज आंसर फॉर दिस पार्ट। अब अगले पे चलते हैं, 3 अलाइक प्लस 2 अदर अलाइक। भाई साहब ये क्या, ये क्या है, ये भी वही है, 3 अलाइक के लिए 2 ग्रुप प्रोवाइडेड है तो 2C1, फिर से एक रिजेक्ट हो गया, ध्यान रखना। अब जैसे 3 अलाइक मतलब मान लो 3 ई हो गया, फिर 2N हो जाए, 2D हो जाए, क्योंकि 2 अलाइक तो इससे ही मिलेगा, इससे ही मिलेगा। तो मैंने 2C1 से एक कोई सेलेक्ट कर लिया, N और E में से एक सेलेक्ट हो गया तो एक रिजेक्ट हो गया। अब वो D के साथ एक और ग्रुप है ना D, जो 2 अलाइक दे सकता है, मान लो कि E सेलेक्ट हो गया, N रिजेक्ट हो गया, तो N में से 2N निकाल सकते हैं या D में से, यानी कि अब हम लोग बोल रहे हैं बचे हुए 2 में से कोई एक ले लो ग्रुप, और उन ग्रुप से 2 निकालने का तरीका एक ही होगा, समझ में आ गया। तो अब ये क्या हो गया भैया, 2C1 इंटू 2C1, बहुत इजीली समझा रहा हूँ, ठीक है ना, अब इससे ज़्यादा तो क्या ही समझाएगा आदमी। ये देख लीजिए, बाकी जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप पेन से लिख के देखिएगा कि अच्छा 2C1 में कभी एक N ले लीजिए, उससे 2N ले लीजिए, सॉरी 3N लीजिए, फिर उसके बाद एक रिजेक्ट हो गया E और D, अब इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करके देखिए, तो आपको अपने आप फील आने लग जाएगी, ठीक है ना। और बाकी नहीं कीजिएगा कुछ, सिर्फ सुनते रहिएगा तो देख लीजिएगा। हाँ मतलब सुनने से फील आ गई तो बात खत्म है, सुनने से फील नहीं है तब के बारे में बात किया जा रहा है। फिर 2 अलाइक प्लस 3 डिफरेंट, अब इसका क्या करें, सिंपल है, 2 अलाइक प्लस 3 डिफरेंट, तो 2 अलाइक के लिए तो कितने ग्रुप प्रोवाइडर है मेरे को, तो 3 दिख रहे हैं, तो भाई साहब मैंने 3 में से एक ले लिया तो 2 रिजेक्ट हो गए। अब समझ में आ गया होगा ये तो, अब 2 रिजेक्ट हो गए, 3 में से एक ले लिया, 2 रिजेक्ट हो गए, मान लो E और D रिजेक्ट हो गए, N सेलेक्ट हो गया, तो 2 तो N ले लेंगे, और बाकी 3 डिफरेंट है, तो फिर से 5 ही ग्रुप हुआ ना, 1 2 3 4 5, तो मैंने क्या बोला साहब 5C3, क्योंकि उससे निकालने का तरीका तो एक ही होगा ना, आप सोचो, खुद से सोचो, ग्रुप पकड़ लेते हैं और अंदर से निकालने का तरीका है। 3C1 से हमने क्या किया कि इन दोनों में से एक को सेलेक्ट कर लिया, सॉरी 2 अलाइक है ना, हाँ, इन तीनों में से कोई एक को ले लिया, अब 2 रिजेक्ट हो गए और बचे हुए 3 के साथ 5 हो गए, और 5C3 से हम 3 डिफरेंट एक एक करके निकाल लेंगे। अब नाउ दिस इज 3C1 5C3 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 अलाइक है। फिर बोलता है 2 अलाइक 2 अदर अलाइक 1 डिफरेंट, ये थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए, 2 अलाइक 2 अदर अलाइक मतलब 2N 2D या 2N 2E 2N 2P ऐसे, सॉरी 2N 2D या 2N 2E 2E 2D ऐसा करके, ठीक है ना। तो हमने कि 2 अलाइक वाले 3 ही ग्रुप है, तो 3C2 मैंने ग्रुप पकड़ा, 3C2 में या तो N वाला ग्रुप आया होगा, D वाला ग्रुप आया होगा, E वाला ग्रुप आया होगा, D वाला ग्रुप आया होगा, या फिर E वाला ग्रुप आया होगा और N वाला ग्रुप आया होगा। इनमें इससे भी 2 निकालेंगे, इससे भी 2 निकालेंगे, तो कितने तरीके से, एक ही तरीके से, या फिर इससे 2 इससे 2, जो भी ग्रुप सेलेक्ट हो गया। तो 3C2 से हमने सिर्फ 2 ग्रुप पकड़ लिया, एक रिजेक्ट हो गया, एक रिजेक्ट होते हुए कितने ग्रुप बच गए, 4। अब एक डिफरेंट निकालने का तरीका क्या होगा, 4C1, तो 3C2 इंटू 4C1 और इंटू क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, वेरी इजी वेरी इजी। बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करते हैं कि 3C1 लेते हैं पहले की, अच्छा 2 अलाइक तो 3C1, फिर बचे हुए में से 2C1, तो भाई इसमें रिपीटिशन हो जाएगा, ये गलत है। 3C1 से आपने सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए N सेलेक्ट हुआ, 2C1 से सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए E सेलेक्ट हो गया, तो NNEE लीजिएगा। मान लीजिए 3C1 में पहले E सेलेक्ट हो गया हो तो 2 E लिया आपने, और फिर बचे हुए में से 2C1 किया आपने और N लिया, तो फिर से वही चीज़ आ जाएगी जो मैंने बोला। इसको लिख के देखिएगा, आपको फील आ जाएगा कि जो 3C1 2C1 किया होगा उसका गलत हो गया होगा। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहले ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए, बात खत्म। ऑल डिफरेंट, तो 6 ग्रुप्स हैं, 6 में से 5 ग्रुप, तो 6C5 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब मैं इसको कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहा हूँ और आंसर भी मेरे पास नहीं है, तो मैं कंफर्म भी नहीं कर रहा हूँ, इसको आप कायदे से कैलकुलेट कर लीजिएगा एंड दैट विल बी योर आंसर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो दिस वॉज एग्जाम्पल्स ऑन सम एट ए टाइम, इसमें ये मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी और ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे आपके पास, छोड़ सकते हैं। चलिए आगे चले, लिख लीजिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। हाउ मेनी 6 लेटर्ड वर्ड, हाउ मेनी 6 लेटर्ड वर्ड कैन बी फॉर्म how many 6 lettered word can be formed how many 6 lettered word can be formed using the letters from the word
How many six-lettered word can be formed using the letters from the word integration? Integration. How many six-lettered word can be formed using the letters from the word integration if each word has three vowels and three consonants? If each word has three consonant and three vowel. चलिए साहब, थ्री कॉन्सोनेंट और तीन वॉवल होने चाहिए और हमें बतलाना है इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि सबसे पहले फिर से ये अलग तरह का हो गया कि वॉवल और कॉन्सोनेंट की संख्या फिक्स चाहिए, तो आपको फिर से वर्ड काउंट करना चाहिए और वॉवल अलग से और कॉन्सोनेंट अलग से, क्योंकि तीन वॉवल लीजिएगा, तीन कॉन्सोनेंट लीजिएगा, उसको फिर अरेंज कीजिएगा। प्रोसेस ये होगा ना कि पहले तीन वॉवल को देखो कितनी तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर तीन कॉन्सोनेंट्स को कितनी तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर उनके अरेंजमेंट्स करेंगे अपन, सही है क्या। तो देखते हैं वॉवल्स के लिए पहले, और फिर एक कॉन्सोनेंट्स के लिए भी देख लेंगे। कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। तो वॉवल्स में कौन कौन है? आई है, कितनी बार है? मुझे लग रहा है 2 बार है। ई है, कितनी बार है? 1 बार। ओ, 1 बार। ए, 1 बार। और एन कितनी बार है? 2 बार ही है ना भाई। टी कितनी बार है? 2 बार है ना। एन 2, टी 2। और कौन है? जी 1 बार और आर 1 बार। देख लेते हैं काउंट में, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11, 3 3 6 3 9 2 11, ठीक है, मेरे ख्याल से बैठ गया। तो अब हम लोग बोलेंगे क्या कि इसमें 3 वॉवल्स लेने हैं, ठीक है ना। तो 3 वॉवल्स के लिए क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, देखिए। तीन वॉवल्स के लिए हम लोग बोल सकते हैं क्या? पहले तो हम लोग कैटेगरी देख लेते हैं, फिर सिलेक्शन। उस कैटेगरी का कैसे हो सकता है? फिर इधर भी हमें पहले कैटेगरी देखना पड़ेगा और सिलेक्शन। अरेंजमेंट भी कर सकता हूँ एक साथ और उसके बाद 4 केसेस बना सकता हूँ, लेकिन देखते हैं। तो ये कुल मिला के कहानी है। कैटेगरी में क्या हो सकता है? अगर 3 वॉवल सेलेक्ट करने हैं आपको, 3 और 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने हैं, तो कैटेगरी में एक हो सकता है कि 2 अलाइक 1 डिफरेंट, और फिर दूसरा क्या होगा? ऑल डिफरेंट। ठीक है, तो हाँ कि 3 अलाइक और 2 अलाइक और 1 डिफरेंट और ऑल अलाइक, सॉरी 2 अलाइक 1 डिफरेंट एंड ऑल डिफरेंट। तो 2 अलाइक के लिए हम लोग बोल रहे हैं एक ही ग्रुप है 1C1। डिफरेंट के लिए फिर कितने ग्रुप बच गए? 3C1। ऑल डिफरेंट के लिए हम लोग बोल रहे हैं 4 ग्रुप है, 4 में से हम लोग को, 1 मिनट क्या कर दिया मैंने, 2 अलाइक 1 डिफरेंट, ठीक ही लग रहा है। ऑल डिफरेंट के लिए हम लोग बोलेंगे 3 का है तो 4C3। आ रही बात समझ में? फिर इसी तरीके से हम लोग बोल रहे हैं इसमें भी 2 अलाइक 1 डिफरेंट, और इसमें भी क्या होगा? ऑल डिफरेंट। देख लीजिए, सोचिए। तो इसमें भी हम लोग बोल सकते हैं क्या हो जाएगा? 2 अलाइक तो अच्छा 2 अलाइक वाले 2 ग्रुप हैं यहाँ पे, सॉरी 2C1, एक रिजेक्ट हो गया तो फिर से 3C1 और फिर से 4C3 ऑल डिफरेंट के लिए। देख लीजिए ध्यान से। अरेंजमेंट कर देते हैं। जैसे अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं? ये तो 3 हो गया ना रे, 3 और 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3, 9 लग रहा है इधर तो। 6 × 4 20। पता नहीं, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ हो तो खुद से करेक्ट कर लेना, ठीक है ना। फालतू की भाषणबाजी मत करने लग जाना। 6 और 18, तो 6 चौक 24, ये भी वही होगा।
42 आ रहा है शायद, चेक कर लो यार, ठीक है ना, जो भी आएगा ये फाइनल निकालो। बहुत सारे बच्चे बिल्कुल वैसे करते हैं कि केसेस बना लेते हैं कि सर मान लीजिए कि 3 वॉवेल और अब क्या है कि 3 वॉवेल अलग से अरेंजमेंट हो गए, 3 कॉन्सोनेंट के अलग से अरेंजमेंट लिख लिए मैंने। मतलब अगर सिर्फ क्वेश्चन ये होता है कि 3 वॉवेल के अरेंजमेंट बताओ या 3 वॉवेल से बने हुए वर्ड, तो 33 बनते हैं अरेंजमेंट, और ये 42 बनते हैं। समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ? ये अलग अलग हो गए कि वॉवेल, मान लो कि क्वेश्चन यही रहता है कि इंटीग्रेशन से 3 वॉवेल लेके अरेंज करो, कितनी तरीके से 33, और कॉन्सोनेंट के लिए अगर 3 कौन तो 42, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इसका केस बना देते हैं, 2 अलाइक 1 डिफरेंट, 2 अलाइक 1 डिफरेंट, मतलब वॉवेल और कॉन्सोनेंट के, तो ये 4 ग्रुप 4 केसेस बनेंगे, 2 अलाइक 1 डिफरेंट इसके, 2 अलाइक 1 डिफरेंट इसके, और फिर साथ में अरेंज करना होगा। नहीं तो 9 × 18 ऐसे कर करके कर लेते हैं। बाकी मैं ऐसे क्या क्या कहता हूँ, सोचना 4 केसेस बन जाएंगे, 2 लाइक 1 डिफरेंट, ऑल डिफरेंट कॉन्सोनेंट के, ऐसे करके मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मान लीजिए कि टोटल 6 चीज़ों को अरेंज करना है, इन तीनों में से कोई भी 3 प्लेस पे कॉन्सोनेंट होगा, कोई भी 3 प्लेस पे वॉवेल होगा, दोनों तरफ से आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने क्या कहा कि इसमें से 3 स्पेस उठा लेते हैं, वहाँ वॉवेल जमा देते हैं। वॉवेल जमाने के तरीके कितने हो गए? 33। 3 वॉवेल के जमाने के तरीके तो आप कहीं भी जमा दो 33 ही आएंगे, और बचे हुए 3 स्थानों पे वॉवेल्स को कॉन्सोनेंट्स को अरेंज कर दो 42। तो यानी एक्चुअली क्या हो जाएगा आंसर 63 × 33 इंटू क्या हो जाएगा 42। क्लियर है मेरे ख्याल से? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस तरह के सवाल शीट में और आएंगे आपके पास। कुछ नहीं किया है, 3 कॉन्सोनेंट 3 वॉवेल को अब इकट्ठा ही अरेंज करना है, तो 6 प्लेसेस पे अरेंज करना है। 3 प्लेसेस पे वॉवेल को अरेंज करने का तरीका पता है हमें, 3 प्लेसेस पे कॉन्सोनेंट को अरेंज करने का तरीका पता है। 63 क्यों है? क्योंकि जरूरी नहीं है कि तीनों वॉवेल एक साथ ही अरेंज हो रहे हो। 3 वॉवेल मान लो पहले पोजीशन पे हो, एक तीसरे पे, एक पाँचवें पे हो, एक पहले पे हो, एक दूसरे पे, एक छठे पे हो, कहीं भी हो सकता है। तो 63 से पहले 3 प्लेस सेलेक्ट करके वहाँ वॉवेल्स या कॉन्सोनेंट में से किसी एक को अरेंज कर दीजिए, और बचे हुए स्थान पे जो बच गए उनको अरेंज कर दीजिए। ठीक है, तो बस यही है। अगला टॉपिक देखते हैं। दैट इज सर्कुलर परम्यूटेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज सर्कुलर परम्यूटेशन। क्या है सर्कुलर परम्यूटेशन? तो अभी तक हम लोग लीनियर परम्यूटेशन कर रहे थे, लीनियर अरेंजमेंट कर रहे थे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? सर्कुलर परम्यूटेशन कर रहे हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो ये भी आता है जेई में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और सिलेबस का पार्ट है। इसको हम लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए 4 लोग हैं जिसको हम लोग अरेंज कर रहे हैं सर्कल में। समझ में आएगा? मान लीजिए 4 लोग हैं ए, 4 से ज़्यादा भी लेके कर सकते हैं, बट हम लोग अभी फॉर द टाइमिंग 4 लोग ले रहे हैं। ठीक है, वैसे कुछ चीज़ें हैं जो कि अपन को दिल से फील करनी पड़ेगी, तभी समझ में आएगा, और फील करने के बाद भी अगर आप थेथराई कीजिएगा तो अलग बात है। ठीक है ना? तो सीखिएगा, जो मैं बोलने की कोशिश करूँगा उन वर्ड्स को पकड़िएगा, अपने दिमाग का कचरा थोड़ी देर के लिए शांत रखिएगा कि मैं ऐसा कर दूँ, मैं वैसा कर दूँ। ठीक है ना? आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं, पोटेंशियल इनफाइनाइट है, आप बीज हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मान लीजिए एक सर्कल है और 4 लोग हैं ABCD, उनको अरेंज करना है। तो वन ऑफ द वे इज दिस अरेंजमेंट। ठीक है ना? अभी हम बस कुछ करके देख रहे हैं। ठीक है ना? अब पता नहीं आपको क्या समझ में आएगा या नहीं आएगा, वो अलग बात है। अभी हम थोड़ी देर के बाद समझाने वाली प्रक्रिया शुरू करेंगे, तब जिनको आना हो आ सकते हैं। अभी मैं कुछ लिख रहा हूँ, और अगर आप लोग साथ साथ लिखते जाएं तो बढ़िया है, और समझते जाएं, या किसी के मन में कुछ चल रहा हो लिखने तक तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। चार चीज़ों को सर्कुलर वे में अरेंज करना है। अरेंज करने का मतलब आप सब लोग को पता है। ठीक है, तो 4 चीज़ों को सर्कुलर वे में मैं अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैंने कुछ लिख दिया है। ठीक है, लिखने दो, क्या कर सकते हैं, मास्टर साहब भी लिखेंगे। अच्छा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, शानदार। देख रहे हैं अभी क्या है। और भी तरीके से लिख सकते थे। मैंने एक चीज़ किया है इसमें, क्या कि मैंने एक एक पोजीशन इसका रोटेट कर दिया है। जैसे ए को यहाँ पे ले आए, फिर इसको इधर शिफ्ट कर दिया, इधर शिफ्ट कर दिया, ऐसे करके रोटेट किया है।
आप देखो, फील करो, ये अगले पे आ गया है, ये अगले पे चला गया, ऐसे करके रोटेट कर दिया है, रोटेट कर करके लिख दिया है। फर्दर अगर रोटेट किया होता तो ये इसी पोजीशन पे आ जाता जो यहाँ पे मैंने लिखा है। देखिएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर करके जाता, तो आप समझ रहे हो ना कि फिर से वो पोजीशन नंबर 1 पे ही आ जाता, मतलब यहाँ पे आ जाता, क्योंकि ऊपर यहाँ पे ए आ जाता। समझ रहे हो ना मेरी बात को? मान लीजिए कि हमने उसको उठा के यहाँ ले आए, ठीक है, इसको उठा के इधर ले गए, इसको उठा के इधर ले गए, तो फिर से यही चीज़ आ जाती है, ये वाली, ठीक है ना। मेरे ख्याल से अब इतनी बार के बाद तो समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूँ, क्या ये 4 अलग अलग सर्कुलर परम्यूटेशन है? पहला सवाल ये, सोचो, यस या नो में खुद से बोलो, ठीक है ना, लिखना या बोलना। क्या ये 4 डिफरेंट सर्कुलर अरेंजमेंट है? तो आंसर इज नो, आंसर इज नो। दे आर नॉट 4 डिफरेंट अरेंजमेंट, दे आर नॉट 4 सर्कुलर डिफरेंट अरेंजमेंट। समझ में आ गया? ये चारों डिफरेंट अरेंजमेंट कतई भी नहीं है, क्योंकि देखो, आप किसी से भी पूछ लो इन चारों में कि हु इज सिटिंग ऑन योर लेफ्ट, हु इज सिटिंग ऑन योर राइट, तो ऐसे अगर ए से पूछो तो इस केस में भी यही बोलेगा कि बी इज सिटिंग ऑन माई लेफ्ट, डी इज सिटिंग ऑन माई राइट। आई एम अज्यूमिंग कि ए का फेस इधर की तरफ से होगा। इस तरीके से ए के बारे में अगर यहाँ भी पूछ लो तो वो बोलेगा कि ओ माई गॉड, बी इज अगेन ऑन द लेफ्ट, डी ऑन। आप यही सवाल यहाँ भी पूछो उससे, यहाँ इनफैक्ट आप ABCD किसी से पूछो, हर बार वो सही बोलेगा। तो उनके लिए वो अरेंजमेंट का कोई मतलब नहीं है, मतलब चेंज होने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, ऐसा होता कि यहाँ पे सीट्स नंबर्ड होती, कि जैसे मान लो कि ये सीट नंबर 1 था, ये सीट नंबर 2 था, ये सीट नंबर 3 था, ये सीट नंबर 4 था। सुनना ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ज़िंदगी भर नहीं तो फिर ऐसे ही रह जाएंगे, ठीक है ना। पहले समझना कि मान लो कि मैंने 4 सीट्स रख दी, सीट 1 2 3 4, ठीक है ना, और अब मैं 4 लोगों को बिठा रहा हूँ कि भाई बैठो तुम, ठीक है ना। तो मान लो ए सीट 1 पे बैठा, बी सीट 2 पे बैठा, ये 3 पे बैठा, ये 4 पे बैठा। समझ में आ रहा है बात को? और फिर ए 2 पे बैठ गया, बी 1 पे बैठ गया। अगर उस केस में अगर नंबर सीट जो है नंबर्ड है, समझ में आएगा, तो फिर तो कोई डिफरेंस हुआ ही नहीं ना, फिर तो वो सर्कुलर जैसा ही हो गया। आप सोच के देखो, नहीं कि सीट अगर नंबर्ड हो जाए कि 1 2 3 4 4 सीट्स हैं, तो ए के पास 4 ऑप्शन है पहले बैठने के लिए, इधर 1 2 3 4, ठीक है ना। बी के पास फिर 3 ऑप्शन बचेगा, ए के गोद में जाकर तो नहीं बैठेगा, 3 ही ऑप्शन बचेगा, ठीक है ना, क्योंकि एक सीट तो ऑक्यूपाइड हो गई, ठीक है। फिर सी के पास 2, फिर 1, तो फिर तो 4 फैक्टोरियल आ गया ना। लेकिन ये सर्कुलर नहीं है, ये एक तरीके से लीनियर का ही पार्ट हो गया, क्योंकि आपने पहले 1 2 3 4 ऐसे करा था। सर्कुलर और लीनियर में मेन फर्क क्या आता है? सर्कुलर में वी कैन नेवर से कि दिस इज फर्स्ट। जैसे आप 4 लोगों को यहाँ ऐसे सर्कुलर ऑर्डर में खड़ा कर दीजिए, और खड़ा करने के बाद बोलिए कि इट इज़ फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट, दिस इज, बोल ही नहीं सकते आप। फर्स्ट लाइन में खड़ा कर दीजिए, गोली मारने के लिए नहीं, ऐसे लाइन में खड़ा कर। आप बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अगर काउंटिंग आप इधर चालू करें, इधर चालू करोगे तो इधर से बता दो। लेकिन जब सर्कल में वही चीज़ कर दो कि 4 लोगों को खड़े कर दिए मैंने, हाँ, अब 4 लोगों को किसी वहाँ पे खड़ा कर दो कि भाई दिस इज़ द फर्स्ट पोजीशन, दिस इज़ द सेकंड। मतलब आपने क्या किया कि जहाँ खड़ा हो रहा है वहाँ पे नीचे कुछ लिख दिया कि 1 2 3 4, तब तो बात ही खत्म है ना, फिर तो सर्कुलर हुआ ही नहीं, फील ही नहीं उसकी। हाँ, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही स्पेस है, और उस गोले के आसपास हमने 4 लोगों को ऐसे खड़े कर दिए, समझ में आ गया, या बिठा दिए, ठीक है ना। तो यू कैन नॉट से कि विच वन इज फर्स्ट। तो यहाँ सबसे बड़ा लफड़ा यही होता है सर्कुलर परम्यूटेशन और लीनियर परम्यूटेशन में। डिफरेंस क्या होता है कि आप सर्कुलर में ये नहीं बता सकते हो कि ये फर्स्ट है। हाँ, कुछ नंबर डंबर ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो फिर वो सर्कुलर ही नहीं मेरी नज़र से, समझ में आ गया। तो आप समझना कि मैं क्या कह रहा हूँ कि सर सर्कल पे ही तो है, तो देख ले यार तू अपने हिसाब से, जान लो। मान लो कि अगर इसको रेफरेंस पॉइंट मानते हुए अगर मैं ऐसा लिखना चाहूँ, तो लीनियर के हिसाब से तो ये दिख रहा है कि ए फर्स्ट पे है, लेकिन यहाँ पे हमें बिल्कुल पता नहीं चल रहा कौन फर्स्ट है, कि ए फर्स्ट है, बी है, सी है या डी। तो हम फर्स्ट 4 तरीके से लेकर सकते हैं। कोई बोले कि सर यहाँ पे डी हो गया तो लीनियर में तो ठीक है भाई, लीनियर में तो चेंज होगा। मान लो इसके रेस्पेक्ट में लिख रहा हूँ मैं, यहाँ टॉप मोस्ट पॉइंट के रेस्पेक्ट में लिख रहा हूँ, तो लीनियर के हिसाब से तो ये सब अलग है। लीनियर के हिसाब से ये सब तो अलग है भाई साहब। नहीं दिख रहा होगा तभी देखते हैं, कुछ गड़बड़ लिख दिया हो तो अलग बात है, देख लेना। तो अपन क्या कह रहे हैं कि लीनियर के हिसाब से तो ये चारों अलग अलग अरेंजमेंट है, बट सर्कुलर के हिसाब से ये चारों अरेंजमेंट डिफरेंट नहीं है, ये चारों अरेंजमेंट
सेम है कि किसी के रिस्पेक्ट में किसी का कोई अंतर नहीं है, बस ऐसे है कि खिसका दिया गया है, रोटेट कर दिया गया है, ठीक है ना। तो द अरेंजमेंट इज नॉट चेंज्ड। खुद ही सोचो ना यार, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो अपने आप फील आ जाएगा। आ गया होगा अब तक तो 10 बार आ गया होगा कि आप खुद से इधर ऐसे एक एक पोजीशन रोटेट करके लिखते जाइए, तो कोई चेंज तो हुआ ही नहीं ना, अरेंजमेंट का कोई चेंज ही नहीं है। हाँ, लेकिन यहां पे अरेंजमेंट का चेंज है कि ए पहले पे, बी दूसरे पे, सी तीसरे पे, डी चौथे पे, तो यहां पे ये चारों डिफरेंट है। बट ऐसे अगर आप देखें सर्कुलर टेबल को ही सोचते हुए, बस समझ में आ गया, तो यहाँ पे कोई चेंज ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। वो सब कहानी मत बोलने लगना कि मैं यहाँ खड़ा था, मैं वहाँ खड़ा था, मैं यहाँ से 4 लोगों को देख रहा था, तुम्हें नहीं देखना है, ठीक है ना, तुम रहने दो। इनको आपस में सोचना है, इनको सोचने देना, ठीक है। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये जो है ये चारों क्या है, सेम अरेंजमेंट। यानी आप देखो ना कि मान लो कि मैं n चीज़ों का भी अगर अरेंजमेंट कर रहा होता सर्कुलर वे में, तो मैं इसे घुमा घुमा के कितने रोटेट करके पोजीशंस लिख सकता था, n पोजीशंस लिख सकता था। और वो n के n क्या होते हैं, सेम। जैसे मैं फॉर द टाइमिंग यहाँ पे एक चीज़ बोल रहा हूँ कि 4 लीनियर अरेंजमेंट कोरस्पॉन्ड्स टू 1 सर्कुलर अरेंजमेंट। सोचो ये जो 4 लीनियर अरेंजमेंट था दैट वाज इक्विवेलेंट टू 1 सर्कुलर अरेंजमेंट। और लीनियर में 4 चीज़ों को अरेंज करने का तरीका क्या होता है, 4 फैक्टोरियल। तो ये जो 4 फैक्टोरियल लीनियर अरेंजमेंट है ये कितने के बराबर हो जाएगा, कितने लीनियर अरेंजमेंट के बराबर, सॉरी कितने सर्कुलर अरेंजमेंट, इसका यानी कि 3 फैक्टर। अब यही चीज़ मैं n पे अप्लाई कर सकता है, यूनिटरी मेथड, सिंपल, कि अगर n लोगों को आप सर्कुलर वे में अरेंज कर रहे होते, n लीनियर अरेंजमेंट, तो आप घुमा घुमा के एक ही सर्कुलर अरेंजमेंट कितनी बार लिख सकते थे, n बार। जैसे मान लो A1 से लेकर n था, फिर पोजीशन रोटेट करके रोटेट करके रोटेट करके, तो अपन ऐसे n गोले बना दे जो कि सब सेम होते हैं, ठीक है ना। ऐसे अगर हम लोग बोल रहे हैं n फैक्टोरियल लीनियर अरेंजमेंट अगर हो जाए, यूनिटरी मेथड है सिंपल, 1/n इंटू n फैक्टोरियल, तो दैट इज n-1 फैक्टोरियल सर्कुलर। यानी अगर मैं कहूँ तो यहाँ से हम लोग एक फार्मूला लिख सकते हैं, क्या फार्मूला लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज in which, this is the formula, total number of ways in which n distinct things can be arranged in a circle, या total number of circular arrangement लिख लो, and distinct can be in a circle. Taken all at a time, ये भी लिख लीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम लिख लो, या फिर टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच n डिस्टिंक्ट थिंग्स कैन बी अरेंज इन अ सर्कल टेकन ऑल एट ए टाइम इज n-1 फैक्टोरियल। अब दूसरा मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, लिख लीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ वेज, total number of ways in which n distinct things can be arranged, total number of ways in which n distinct things can be arranged, total number of ways in which n distinct things can be arranged in a circle taken r at a time, taken r at a time। तो अब बोल रहा है क्या कि हम लोग बोल रहे हैं कि n डिस्टिंक्ट थिंग्स को अरेंज करना है टेकन r एट ए टाइम। तो जैसे मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि सबसे पहले आप सेलेक्ट कीजिए, आप लोग खुद से भी इसका आंसर कीजिएगा, तो NCR, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच n डिस्टिंक्ट थिंग्स कैन बी अरेंज इन अ सर्कल टेकन r एट ए टाइम। तो NCR से r को सेलेक्ट कर लिया, और r चीज़ों का सर्कुलर अरेंजमेंट कितनी तरीके से होगा, NCR इंटू r-1 फैक्टर। पहले r चीज़ों को सेलेक्ट कर लिया, नहीं, और फिर उनको अरेंज करने का तरीका क्या रहेगा दोस्त, r-1 फैक्टर। तो दैट इज गोइंग टू बी NCR इंटू r-1 फैक्टर। मेरे ख्याल से क्रिस्टल क्लियर है बात, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे हमने जब ऊपर इसको अरेंज किया होगा, सोचिएगा
जो भी 3 फैक्टोरियल लिखा ना, 4 चीज़ों का सर्कुलर अरेंजमेंट, तो उसमें ये वाला जो अरेंजमेंट है और ये वाला जो अरेंजमेंट है, ये हमने सेम काउंट किया था या डिफरेंट काउंट किया था, सोच के बताइए। जो अभी हमने 4 चीज़ों का सर्कुलर अरेंजमेंट किया और बतलाया कि 3 फैक्टोरियल इज़ द वे, तो इसमें ये दोनों को सेम कंसिडर किया है या डिफरेंट, तो आंसर इज डिफरेंट, क्योंकि बी के लेफ्ट में इधर सी है और डी ए राइट में, जबकि बी के लेफ्ट में इधर ए है और सी राइट में, यानी कि यहाँ पे एक्चुअली चेंज हुआ है। समझ में? ए बी सी डी ऐसे थे, ए बी सी डी ऐसे करके 4 लोग थे, ठीक है ना। अब हमने क्या किया कि ए बी सी डी मतलब इधर से हो रहा है, तो यानी आप समझ रहे हो ना कि ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हो रही हैं, नहीं, क्योंकि लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट के हिसाब से उसको समझ में आ रहा है कि चीज़ें डिफरेंट हो रही हैं, तो ये दोनों डिफरेंट थे। एक को हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, मान लीजिए कि इसको हम लोगों ने कह दिया, मान लीजिए कि क्लॉकवाइज है और ये मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट है, ठीक है। तो हम लोगों ने जो अभी जो फॉर्मूला दिया है n-1 फैक्टोरियल या NCR इंटू R माइनस 1 फैक्टोरियल, ये 2 फॉर्मूले दिए अपन ने, n चीज़ों के ऑल एट ए टाइम और ये R का नहीं, तो इसमें हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स को डिस्टिंक्ट ले रखा है। सही है, क्योंकि डिफरेंट काउंट हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आर डिफरेंट। बट मान लो कि कभी ऐसा हो जाए कि दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल, तो फिर क्या करेंगे? नहीं, जैसे अभी जो हमने ये फॉर्मूला दिया है, ये तो ये देखते हुए दिया है कि ये जो दोनों हैं ये दोनों डिफरेंट है, जो कि दिख भी रहा है उन लोगों को आपस में कि हाँ भाई सब कुछ डिफरेंट है, समझ में आएगा। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, समझ में आएगा, तो वो चीज़ अपन बात कर लेते हैं। तो अब इसमें एक लाइन लिख देते हैं, इफ़, लिख लेना मैं डिक्टेट, इफ़ एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स, if anti-clockwise and clockwise arrangements are indistinguishable, but that is it cannot be distinguished. If anti-clockwise and clockwise arrangements are indistinguishable, then divide the above formula by 2 factorial. क्योंकि अगर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जो हैं ये अगर डिस्टिंग्विश नहीं हो पा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हम लोग बोल रहे हैं क्या कि दे विल बी कंसिडर्ड सेम। अगर डिस्टिंग्विश नहीं हो पा रहे हैं तो जितने भी अरेंजमेंट्स हैं सब आधे हो जाएंगे। अब बोलोगे सर कैसे केसेस में नहीं हो पाएंगे, तो भाई आप एक सोच सकते हैं, मान लीजिए कि नेकलेस मेड फ्रॉम बीड्स, मोतियों की माला, बाकी यही सब चीज़ें डाली जाती हैं, और अगर इसके अलावा कुछ है तो फिर आपको खुद दिमाग लगाना पड़ सकता है। नेकलेस मेड फ्रॉम बीड्स या कोई ऐसा लैंग्वेज डाल दिया, उसको भी देखना पड़ सकता है, या गार्लैंड्स मेड फ्रॉम फ्लावर्स, फूल पत्तियों की माला नहीं। जैसे मान लो कि हम लोग ने नेकलेस मेड फ्रॉम बीड्स का एक केस लिया, मान लो कि हम लोगों ने यहाँ पे एक रेड कलर का मोती लगा दिया, यहाँ ब्लू, थोड़ा अजीब सा है माला लेकिन ठीक है अभी चला है, और यहाँ येलो है, ठीक है, और इधर रेड है, इधर ब्लू है, इधर ग्रीन है, इधर येलो है। सोचिएगा ध्यान से, एक मोतियों की माला है, इधर रेड, इधर ब्लू, इधर ग्रीन, इधर येलो, उस पर फोकस कीजिएगा आप खुद से, ऐसे जो मैं बोल रहा हूँ ना खुद से करके देखिएगा। तो रेड ब्लू ग्रीन येलो हो, या रेड ब्लू येलो और इधर नीचे ग्रीन हो, तो ये तो मोतियों की माला है ना भाई, इसको तो हम ऐसे ऐसे फ्लिप कर सकते हैं, समझो। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि अगर आपने इसको क्लॉकवाइज सोच रखा है और इसको एंटी क्लॉकवाइज सोच रखा है, तो विदाउट इवन चेंजिंग अ वीड हम इसको इस तरफ से इस तरफ करेंगे, तो आप देख सकते हो कि वो जो एंटी क्लॉकवाइज था वही क्लॉकवाइज दिखने लगेगा, जो क्लॉकवाइज था वो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। ऐसे पकड़ लो ना उस मोतियों की माला को, रेड इधर और ग्रीन इधर और येलो और ब्लू, और उसको ऐसे पलट दो, ऐसे पलट दो, तो आपको दिखेगा सेम ही है, समझ। अब ये आदमियों में सब करने के लिए मत लग जाना, आप अंडरटेकर नहीं हो, ठीक है ना, तो उस चीज़ को अपन, या खली नहीं हो, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इसमें किया जा सकता है, यानी कि अगर कभी ऐसा केस आ जाए नेकलेस मेड फ्रॉम बीड्स या गार्लैंड्स मेड फ्रॉम फ्लावर्स,
तो यहाँ इनको आपको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें लैंग्वेज पे आधारित हैं जिसको आपको वहाँ समझना पड़ेगा और करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पे एग्जांपल्स मैं अगली क्लास में ले लूँगा। बाकी अगर कुछ शीट में आ जाए तो देख लीजिएगा, संभाल लीजिएगा, और तो क्या है। ओके, इसलिए क्लास में बच्चे याद करवा देते हैं यार होमवर्क। अब मेरे को क्या है ना, एग्जैक्टली होमवर्क अभी ध्यान तो है नहीं, ये कितना है, कौन सा करवा दिया है, तो इसलिए थोड़ा सा अब या तो मुझे सारे लेक्चर्स बैठ के देखने पड़ेंगे। बाकी आप अपने हिसाब से भी थोड़ा बहुत आगे पीछे देखते रहिएगा। बाकी मैं तो क्या, एग्जाम्पल 5 में शायद अपन ने कुछ तो कभी कर लिया था, शायद 10 या 11 तक, पता नहीं, 11 तक करवा दिया था शायद। तो देख लीजिएगा, अगर 11 तक नहीं किया है, 10 तक किया तो 11 ज़रूर कर लीजिएगा। 12 to 15 एक्सरसाइज 5 में देखो, ज़्यादा तो मैं कुछ दे नहीं रहा क्योंकि और एक्सरसाइज 1 में 31, 32, 33, 34 ये कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी रिवीजन वगैरह कर लीजिएगा और देखते हैं अगर नेक्स्ट डीपीपी हो जाए। और कोई एक बच्चा अगर ऐसा कुछ कर सकता है, या एक से ज़्यादा, जितने ही बच्चे हैं, अगर कोई लिख के दे दे कि क्या क्या होमवर्क हो गया है पीएनसी में मार्क करके, तो फिर मैं उसके हिसाब से अगली क्लास से होमवर्क दे दूँगा, ठीक है ना। तो अगर डीपीपी अगली कोई अपलोड हो जाए तो वो कर लीजिएगा।